नमस्कार। आज की इस सीडीपी में हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और इससे संबंधित क्वेश्चन हमको ईपीटेट में देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इसके बारे में समझेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और बच्चों को समावेशी शिक्षा में कैसी शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। ठीक है। यानी कि समावेशी शिक्षा से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमको। तो पहले हम समावेशी शिक्षा को समझ लेते हैं। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो समावेशी शिक्षा वो प्रणाली है जिसमें सामान्य बालकों को एक साथ विशिष्ट बालकों के से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भिन्न को एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। यानी कि हम इसको सिंपल रूप में समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि आप किसी विशिष्ट बालक को जिसकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से वो भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा सामान्य रूप से उसको पढ़ाते हैं तो वो चीजें समझ लेता है, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं जिनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग है या कोई बच्चा मंद बुद्धि का जो पढ़ने में थोड़ी चीजों को देर से समझता है, या कोई बच्चा जो है उसके बोलने में, लिखने में थोड़ी कमियां होती है, तो ये विशिष्ट बालक कराते हैं। तो ये सामान्य बच्चे होते हैं और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके और एक ही क्लास में चीजों को समझाना, बताना और उनसे कोई बिना भेदभाव को पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि जो भी बालक हैं, यानी कि दिव्यांग बालक है, कमजोर बालक हैं, थोड़ा पढ़ने लिखने में कमजोर बालक हैं, और जो सामान्य बालक हैं जो चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उनको एक जगह, सभी को एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है। इसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है। यह प्रणाली मानती है कि शिक्षा व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, न कि बच्चों को शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप। यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो प्रणाली है वो शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनके अनुरूप व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, ना कि बच्चों को बदलना चाहिए व्यवस्था के अनुसार। माने ये, इसका कहना मतलब ये है कि जो भी हम नियम बनाए वो बच्चे को देखते हुए नियम बनाए। ठीक है। ना कि बच्चे को ही बदल दे नियम के लिए। ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा रहा, और समावेशी शिक्षा का बेसिक सा मतलब है कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे हैं, जैसे सामान्य बच्चे हैं, समान बच्चे और विशिष्ट बच्चे को एक साथ एक ही छत में पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। और समावेशी शिक्षा में बच्चों को नहीं बदला जाता है किसी व्यवस्था के रूप में, बल्कि नियमों को ही बदला जाता है। ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा रहा। इसके बाद हम अगला इसमें देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है। तो सभी बच्चों को, चाहे वो समान हो, विशिष्ट हो, को शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ना होता है। यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं, जैसे सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे। सामान्य बच्चे वो होते हैं जो चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, चीजों को अच्छी तरीके से जो भी टीचर समझा पा रहा है वो उनको समझ पाते हैं। विशिष्ट बच्चे वो होते हैं जो पढ़ने लिखने में थोड़ी, उनको समझाने में मेहनत करना होता है, चीज़ों को समझने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती है, वो विशिष्ट बालक होती है। तो ये समान और विशिष्ट बालक के जो बच्चे होते हैं सभी को एक साथ जोड़ के मुख्य धारा में लाना, यानी कि उसको पढ़ाना, उनको प्रोग्रेसिव बनाना, ये समान समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। तो ये रहा बच्चों में हीन भावना को दूर और आत्मविश्वास जगाना। यानी कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई विशिष्ट बालक है और विशिष्ट बालक को एक सामान्य बालक से अलग पढ़ाया जाएगा, तो उसके मन में ये विचार न बन जाए कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि उसका मोरल डाउन होगा और चीजों को सीखने में वो उस पर ध्यान नहीं देकर इन चीजों को जोड़ के समझेगा, और उसके अंदर हमेशा ग्लानि महसूस होगा कि मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, ताकि जो शिक्षक हो दोनों बच्चों को एक साथ जोड़ के उनको एक साथ रख के समझा सके, ताकि बच्चे में कोई विभेद ना हो सके। ठीक है। ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। और तीसरा है समानता के अधिकार का अनुपालन सुनिश्चित करना। ठीक है। यानी कि बच्चों में समानता की भावना का उत्पन्न है। जैसे मान लीजिए कि जो विशिष्ट बालक है और सामान्य बालक है, दोनों बच्चों को एक जैसा सम्मान देना, एक जैसा उनमें व्यवहार करना, एक जैसा उनको सिखाना, समझाना, ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है।
और अंतिम है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब क्या है कि कक्षा को लोकतांत्रिक बनाना, ऐसे यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं और विशिष्ट बच्चे हैं, दोनों के प्रश्नों को सुनना, दोनों के प्रश्नों को बताना, दोनों के जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, उनको पढ़ने में जो भी कमियां हो रही है, जो भी पूछना चाहते हैं या जो भी चीजें सीखना चाहते हैं, उन दोनों बच्चों को सामान्य रूप से समझाना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमने समझ गया कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों को एक साथ जोड़ के चीजों को पढ़ाना बताना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है। तो ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य रहा। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है कि विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड और उनके प्रकार। यानी विशिष्ट बालक होते हैं, कौन होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। क्योंकि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक का योगदान क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जो शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक या सामाजिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ठीक है। एक समान बालक होता है जो चीजों को समझता है आसानी से, मतलब चीजों को समझ लेता है, कभी कभी गलतियां करता है समझने में, लेकिन समझ जाता है, सामान्य बालक होता है। लेकिन विशिष्ट बालक क्या होता है, उसको हम समझते हैं। ठीक है। तो विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक आते हैं, यानी गिफ्टेड चाइल्ड आते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ये सामान्य बच्चों से अधिक कुशग्र होते हैं। ठीक है। यानी कि प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड क्या होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि समान बच्चों से जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 होती है। ठीक है। 140 से अधिक होती है। ठीक है। और ये सामान्य बच्चे से अधिक कुशग्र होते हैं। यानी प्रतिभाशाली बच्चे क्या होता है कि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, चीजों को सोचने का और करने का अलग तरीका होता है, तो वही प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है मंद बुद्धि बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, इन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। यानी कि मंद बुद्धि बालक वो होते हैं जिनको कोई चीजें सिखाया जा रही है और कोई चीज बताई जा रही है, तो वो चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है। उसे हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। और इनकी जो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू होता है वो 70 से भी कम होता है। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी आईक्यू लेवल कितना होता है, तो 70 से कम होता है। ठीक है। अब अगला आता है इसमें पिछड़ा बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड। ठीक है। तो सिरिल सिरिल भट्ट के अनुसार पिछड़े बालक वो है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का वह कार्य नहीं कर सकते जो उनकी आयु के बालक के लिए समान कार्य है। ठीक है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि सामान्य बच्चे से जो पिछड़े बालक होते हैं, जैसे सीरियल वर्ट के अनुसार जो है कि पिछड़े बालक वो होते हैं जो विद्यालय के जीवन के मध्य में, यानी कि लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा के जो नीचे की कक्षाएं का वह कार्य न कर सके जिनकी आयु के बालक के लिए समान कार्य होते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो उनकी एज के बच्चे होते हैं, उन कार्यों को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन उस एज में रहते हुए बच्चे अपने नीचे वाले एज के बच्चे के कामों को भी या चीजों को जो सिखाया जा रहा है उन चीजों को भी नहीं सीख पाते हैं, वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है। ये विशिष्ट बालक और उनके प्रकार रहे। विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक क्या होता है इसके बारे में समझा, मंदबुद्धि बालक क्या होता है और पिछड़े बालक क्या होता है इनके बारे में समझा। ठीक है। अब हम इसमें अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब इसमें अगला है सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है। ये क्या होता है कि ये वे बच्चे हैं जिनकी कुछ नया सोचने या निर्माण करने की क्षमता होती है। इनकी सोच अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है। यानी कि सृजनात्मक बालक क्या होते हैं कि वो बच्चे जो चीजों को या करने को नए तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और सोचते हैं, और उनकी जो सोच होती है वो अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है। यानी सोचने का उनका तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग पहलू का होता है। उनको हम सृजनात्मक यानी क्रिएटिव चाइल्ड कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें अगला आता है समस्यात्मक बालक प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन क्या होता है कि वे बालक जिनका व्यवहार सामान्य नहीं होता है और जो कक्षा के समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, कक्षा से भाग जाना। ठीक है। वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। यानी कि कभी कभी आप देखे होंगे कि बच्चे समान रूप से, सभी बच्चे एक प्रकार से नहीं होते। ठीक है। उसमें अलग अलग बच्चे होते हैं, उसी में समस्यात्मक बालक भी होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन भी होते हैं, जो किसी के सामान को चोरी कर लेते हैं, चोरी करने के बाद झूठ भी बोलते हैं और कक्षा से कभी कभी भाग भी जाते हैं, पढ़ने आते हैं लेकिन बीच बीच में
इधर उधर कहीं रुक जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, मतलब कि स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है दिव्यांग बालक यानी फिजिकल चैलेंज बालक। इनमें क्या होता है कि दृष्टि बाधित यानी श्रवण बाधित या अस्थि बाधित जो हड्डियां शारीरिक अंग की समस्या वाले बालक होते हैं, उनको हम दिव्यांग बालक कहते हैं। यानी कि उनको देखने में, सुनने में या उनकी हड्डियों में, शरीर में, अंगों में कुछ समस्या होती है, उनको हम दिव्यांग बालक कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। विशिष्ट बालक और उनके प्रकार के बारे में समझा, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि पढ़ने में कौन सी दिक्कतें आती हैं, जैसे अधिगम अक्षमताएं कौन कौन सी होती हैं। इससे प्रश्न यूपी टेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं अधिगम अक्षमताएं यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में पहला आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है कि पढ़ने संबंधित विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी कि जब हम चीजों को बच्चा पढ़ता है या चीजों को कोई उच्चारण करता है, तो उसमें उसको दिक्कत आता है, समस्या आता है। उस जैसे मान लीजिए कि उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि वाज है, वाज है, वाज लिखा है, तो इसको श पढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। पढ़ने संबंधित विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्ग्राफिया यानी डिस्ग्राफिया। ग्राफिया से मतलब आप समझें लिखने संबंधित, यानी लिखने संबंधित जो भी विकार आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीजें बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा को कुछ ऐसे शब्द बोला जाए जो सुन तो रहा है लेकिन दूसरा कुछ लिख रहा है, तो लिखने संबंधित विकार को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया का मतलब कि गणना से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो गणित की कौशल से संबंधित विकार को, यानी कि उसको जोड़ने में या उसको गणना करने में जो उसकी कठिनाइयां आती है, उसको हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम क्षमताएं रहे, ठीक है। इसमें और देख लेते हैं और कौन कौन सी अधिगम क्षमताएं हैं। इसके बाद इसमें आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है कि भाषा एवं संप्रेषण संबंधित विकार, यानी कि बोलने में, कम्युनिकेशन करने में उसको दिक्कत या समस्या आती है, चीजों को बोल नहीं पाता अच्छी तरीके से उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया का आता है कि सारे कौशल या गामक कौशल संबंधित विकार को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या होता है कि शरीर अच्छी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाता है। शरीर जो भी कोई चीजें हम करना चाहते हैं या अच्छी तरीके से बोलना या लिखना चाहते हैं, तो शरीर अपने नियंत्रण में नहीं रहता है, वो अच्छी तरीके से हम लिख नहीं सकते हैं, अच्छी तरीके से बना नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको चित्र बनाना हुआ, तो आपका हाथ काम ही नहीं करेगा अच्छी तरीके से उस पर। जैसे चित्र में बनाना बारीकी काम है, तो बारीकी काम को वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका हाथ एक जगह अस्थिर नहीं रह सकता है। चित्र बनाने में अस्थिर रहना चाहिए, तो वही जो है अस्थिर नहीं रहना है, डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगला एलेक्सिया, ठीक है। एलेक्सिया क्या होता है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने की क्षमता, यानी कि एलेक्सिया में क्या होता है कि मस्तिष्क में ऐसी कोई नीरो या अलग से कोई ऐसी क्षति हो जाती है जिसके कारण उसको पढ़ने में अक्षमता होती है, यानी चीजों को समझने में, चीजों को बताने में या पढ़ने में उसकी अक्षमता होती है, उसी को हम एलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। डिस्थीमिया क्या है कि गंभीर तनाव या अवस्था है, ठीक है। यानी किसी टॉपिक पे या किसी चीज को लेकर गंभीर तनाव होना या गंभीर चिंतन होना ही डिस्थीमिया कहलाता है, ठीक है। तो ये पढ़ने संबंधित विकार रहे, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीटेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें आता है और लास्ट इसमें, इसके बाद अगला है समावेशी शिक्षा। समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वेलिटी पे आधारित होता है। यानी समावेशी शिक्षा जो होती है समानता के अधिकार पे आधारित होती है। समानता के अधिकार का मतलब कि सभी बच्चों को एक साथ उनको समान व्यवहार से अधिकार देना, उनको जानना, उनको बताना, समानता का अधिकार कहलाता है समावेशी शिक्षा में, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें पॉइंट है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार समान बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उम्र 6 से 14 वर्ष की है, जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए यह उम्र 6 से 18 वर्ष निर्धारित की गई। यानी कि आरटीई 2009 में जो एक्ट है उसमें क्या है कि जो निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, उसमें 6 से 14 वर्ष की जो बच्चों की एज है, उसमें 6 से 14 वर्ष की बच्चों की एज बताई गई समान बच्चों के लिए, लेकिन जबकि दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष निर्धारित की गई, ठीक है। इसके बाद अगला है एनसीएफ 2005 पूर्ण रूप से समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है और शिक्षक को
सुविधादाता के रूप में मानता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो एनसीएफ 2005 है, ये पूर्ण रूप से समवर्ती शिक्षा का समर्थन करता है, और समर्थन के दौरान जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के लिए सुविधादाता के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये रहा इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें पॉइंट है कि समवर्ती कक्षा में एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों की विविध आवश्यकताओं यानी कि डाइवर्स नीड्स को समझना और उनके अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया जाता है, और इसके आविष्कार लुई ब्रेल थे। ठीक है, इसमें 6 बिंदु होती है। ठीक है, इसमें 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है, और साइन लैंग्वेज का प्रयोग श्रवण बाधित और मुख बधिर बच्चों के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ब्रेल लिपि जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जो देखने में उनको कम दिखाई देता है, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, और ब्रेल लिपि का प्रयोग लुई ब्रेल ने किया था, और इसमें 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए क्या होता है कि साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग श्रवण बाधित और मुख यानी जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है, साइन लैंग्वेज का प्रयोग। ठीक है, और समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों की आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा है, उसको कठिनाइयां हो रही है, तो बच्चों के लिए उनको अपनी शिक्षण विधियां ही बदलनी पड़ेगी, चीजों को बताने के लिए शिक्षण विधियां बदलना। ठीक है, तभी समावेशी शिक्षा में समानता के अधिकार बच्चों को मिल पाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा क्या होता है और समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी होता है। ठीक है, और बच्चों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा क्यों देना चाहिए ताकि उनके अंदर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन इसी तरह ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछ सकता है कि श्रवण बाधित बच्चे या मुख बधिर बच्चे, मुख जो बोल नहीं पाते हैं बच्चे, उनको किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। उसमें कितने डॉट्स होते हैं, तो 6 डॉट्स होते हैं। इनका आविष्कार किसने किया, तो लुई ब्रेल ने किया। ठीक है, ये चीजें ही पूछी जाती है यूपीटेट में। पूछा जाता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए आरटी 2009 में उनकी उम्र कितनी रखी गई है, तो 6 से 18 वर्ष। ठीक है, एनसीएफ 2005 में शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है, तो सुविधादाता के रूप में। सुविधादाता का मतलब कि सुविधा देने वाला। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई चीजें मिल रही है, तो कोई सुविधा के माध्यम से मिल रही है, चीजों को आप अच्छी तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, उसी तरह जब बच्चे को सुविधा के रूप में चीजों को समझा जाएगा। ठीक है, समझा गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समावेशी शिक्षा को विस्तार से समझा। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।